नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं वो कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित है। कार्बन और उसके अपर रूप और कार्बन व उसके यौगिक से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपन कार्बन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं अपन प्रश्न। जो पहला प्रश्न है वो है हीरे से संबंधित कथन है। कौन सा कथन जो है वो सत्य है हीरे से संबंधित कथनों में से? तो देखते हैं। पहला जो प्रश्न है उसका पहला ऑप्शन है, इसका घनत्व 3.67 होता है। घनत्व दो चीजों का अनुपात होता है, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। D बराबर m अपॉन वी। यहां पर D को हम घनत्व से व्यक्त करते हैं, m जो है वो मॉस यानी द्रव्यमान, और V वॉल्यूम यानी आयतन। यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका आयतन का अनुपात जो है वो घनत्व कहलाता है। तो हीरे का जो घनत्व है वो 3.67 होता है। ये कथन ठीक है। आगे बात करें अगर हम अपवर्तनांक की, तो किसी भी पदार्थ में जो वेग है उसका, वो निर्वात का वेग और जिस माध्यम में प्रकाश गति कर रहा है, उन दोनों के वेगों का जो अनुपात है वो अपवर्तनांक कहलाता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 2.44 है। बिल्कुल ये भी कथन ठीक है। आगे तीसरा ऑप्शन देखते हैं। क्रांतिक कोण जो है हीरे का, क्रांतिक कोण, इसका मान 24.4 डिग्री होता है। तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार तीनों कथन ठीक है। तो अपना जो आंसर जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेफाइट की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है? अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के अगर हम अपर रूप लें तो कार्बन के दो प्रकार के अपर रूप होते हैं। एक अपर रूप होता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय, जिसकी निश्चित ज्यामिति, आकार, आयतन होता है, वो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाता है। दूसरे प्रकार का जो अपर रूप है उसे हम अक्रिस्टलीय अपर रूप में बांटते हैं, जिसका ज्यामिति निश्चित नहीं होती। अगर हम बात करें क्रिस्टलीय अपर रूपों की, तो कार्बन की जो क्रिस्टलीय अपर रूप है उसमें प्रमुख रूप से हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, या हम इसे कार्बन के शुद्ध रूपों में से ले सकते हैं। तो कार्बन का जो हीरा जो अपर रूप है उसमें जो संरचना होती है उसमें एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है, एक सेंट्राइज कार्बन है, और वापस जो अगले वाला कार्बन है वो अगले कार्बन से जुड़ा होता है। इस प्रकार कार्बन और कार्बन के बीच में जो कोण बनता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण बनता है। और ये जो संरचना बनती है, इस संरचना को कहते हैं चतुष्फलकीय। और इस संरचना की कल्पना अपन अंतरिक्ष में करते हैं, तो अंतरिक्ष में 3 दिशाओं में, 3 जोन में, एक्स, वाई और जेड में, तो ये इसको हम कहते हैं त्रिविमीय। तो त्रिविमीय चतुष्फलकीय जो संरचना होती है वो पाई जाती है कार्बन में। त्रिविम चतुष्फलकीय संरचना कार्बन में। आगे हम बात करें ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें 6 जो फलक हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, और इस तरह ग्रेफाइट जो है वो परतदार संरचना का निर्माण करता है। अगर हम आगे देखें तो एक परत यहाँ आ जाती है, अगली परत वापस यहाँ इस तरह से बन जाती है। तो एक तो ये जो अपन बात कर रहे हैं हेक्सागोनल, एक तरह से जिसे हम कहेंगे षटकोणीय, और षटकोणी के साथ में ग्रेफाइट इस तरह से परतें बना लेता है। तो इसकी जो संरचना होती है वो होती है षटकोणीय परतदार। आगे बात करें अगर हम फुलरिन की, तो फुलरिन के अंदर जो लगभग 50 से 60 कार्बन है वो आपस में एक बॉल के नुमा जुड़े रहते हैं। तो इसकी जो एक तरह से संरचना बात कर सकते हैं, इसको बक्की बॉल भी कहते हैं। तो अपना जो प्रश्न है वो है ग्रेफाइट की संरचना होती है, तो अपने पहला जो ऑप्शन है त्रिविम चतुष्फलकीय, वो होती है हीरे की, और षटकोणीय जो संरचना है वो होती है ग्रेफाइट की। तो यहां पर जो अपना ऑप्शन है वो बी सही होगा। जब त्रिविम संरचना होती है तो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और जब षटकोणीय संरचना होती है तो कोण होता है 120 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। यही कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों से संबंधित है। तो कार्बन के अपन ने 3 क्रिस्टलीय अपरूप देखे थे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। फुलरिन की जो खोज है
वो बंक मिस्टर फुलर ने की थी और उसी के नाम पे इनका नाम फुलरिन रखा गया। तो फुलरिन के अंदर लगभग 60 के आसपास कार्बन होते हैं और एक गोलाकार जैसे फुटबॉल की गेंद जैसी संरचना के कारण इसे बक्की बॉल भी कहते हैं। तो इसमें जो अपना आंसर जाएगा वो जाएगा लगभग 50 से 60 कार्बन इसमें होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गैसीय युग्मों में से किसका मिश्रण जो है वो खानों में होने वाले अधिकांश विस्फोटकों के कारण होता है। अगर हम देखें तो जो पुरानी खदान या खान या गुफाओं में जब जाते हैं तो वहां पर जो गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो गैस होती है मीथेन। ये जो मीथेन गैस होती है इसे हम अगर उपनाम बात करें तो ये दलदल में पाई जाती है, इसलिए इसे मार्श गैस भी कहते हैं। ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका सूत्र CH4 होता है। और मेथेन गैस जो है वो गुफाओं में या जो काफी समय से अगर बंद पड़ी जो जगह है वहां पे पाई जाती है। तो जब हम बात करते हैं कि कौन सा मिश्रण है जो खानों में विस्फोट करता है, तो जो मेथेन है वो वायु के साथ जो मिश्रण आता है वो खानों में विस्फोट पैदा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये ईंधन से संबंधित प्रश्न लिया है अपन ने। ईंधन में जो अपस्फोटन है वो रोकने के लिए कार इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ईंधन में विस्फोट या अपस्फोटन जो है वो कम करने, क्योंकि अपस्फोटन यदि ज्यादा होगा तो पुर्जों को नुकसान काफी होगा, तो वो अपस्फोटन रोकने के लिए जो कार इंजन है उसके अंदर उपयोग किया जाता है टेट्रा एथिल लेड, जिसका सूत्र लेड और 4 एथिल समूह टेट्रा एथिल लेड। इस प्रकार ये टेट्रा एथिल लेड है जो अपस्फोटन रोकने के अंदर इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्च सीटेन संख्या और निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है। तो ये जो उच्च सीटेन संख्या है, सीटेन संख्या जो है वो किसी ईंधन में ज्वलन गुण जो है उसका ज्वलन गुण है वो सीटेन संख्या पर निर्भर करता है, जबकि ऑक्टेन संख्या जो है उसमें हेप्टेन और ऑक्टेन का मिश्रण होता है। जितना अच्छा ऑक्टेन संख्या होगी उतना अच्छा ईंधन माना जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं उच्च सीटेन संख्या और निम्न ऑक्टेन संख्या की, तो ये जो गुण है ये डीजल इंजन के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, हरे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस जो है वो प्रयुक्त की जाती है। तो एथिलीन गैस जो है, ये बहुत बार का रिपीट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एथिलीन गैस को फलों को पकाने में उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्यापक रूप से किसमें उपयोग लिया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो हम पहले भी जो AC है या जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें ये यूज में लिया जाता है और ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर उपयोग किसमें व्यापक रूप से उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, कूलिंग लाने के लिए। अगला प्रश्न है निम्न रसायनों पर विचार कीजिए और इनमें से किसका उपयोग जो है वो शुष्क धुलाई में किया जाता है। शुष्क जो धुलाई है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं किया जाता। अगर हम इसको हटा दें तो जो ऑप्शन अपने को दिए हैं बेंजीन जिसका सूत्र होता है C6H6, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 और ट्राइक्लोरोएथिलीन, इन तीनों का प्रयोग जो है वो शुष्क धुलाई में किया जाता है। तो यहां जो ऑप्शन बनेगा अपना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी C ऑप्शन अपना इसमें आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है और 2 उत्पाद देता है। यहां अभिक्रिया करने वाला कौन है, एथेनॉल, जिसका सूत्र अगर हम कहें C2H5OH, और इसकी क्रिया अगर हम सोडियम से कराएं तो जो यौगिक बनता है वो बनता है C ऑप्शन, सोडियम एथॉक्साइड
और साथ में जो गैस मुक्त होती है वो होती है हाइड्रोजन। तो यहां पर अपना जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न लेते हैं। सिरका जिसका निर्माण एसिटिक अम्ल से होता है, सिरका जिसका निर्माण एसिटिक अम्ल से होता है, यदि हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक समूह जो है, कार्बोक्सिलिक जिसका क्रियात्मक समूह अपन COOH से व्यक्त करते हैं। अगर हम एक कार्बन वाला कार्बनिक समूह ले तो उसे बोलते हैं HCOOH। इसे फार्मिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। फार्मिक अम्ल जो चींटियों में पाया जाता है। अगर हम CH3COOH लें तो इसे हम एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और एसिटिक अम्ल में यदि हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो सिरका जो विलयन है वो जल में 5% और 8% एसिटिक अम्ल अगर हम मिलाएंगे तो अपने सिरका अपने को प्राप्त होगा। तो यहां पर सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज जो अम्ल है वो प्रबल होते हैं। जो खनिज अम्ल हैं वो प्रबल होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, तो उनमें से कौन कौन से सही हैं? तो खनिज जो अम्ल होते हैं वो पूरी तरह आयनित होते हैं और कार्बनिक जो अम्ल होते हैं वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो ये 2 ऑप्शन अपने इसमें सही होंगे। तो हम देख पा रहे हैं जो पहला कथन है वो यहां सही हो रहा है अपना, खनिज अम्ल जो है वो पूर्णतः आयनित होते हैं, ये कथन ठीक है बिल्कुल। और जो दूसरा अपन बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल की तो वह आंशिक आयनित होते हैं। तो इस प्रकार कथन 1 और 4 ये दोनों ठीक है। तो यहां पहला ऑप्शन अपना सही होगा, कथन 1 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। ये प्रश्न ने अपने को जानकारी बताई है, जानकारी दी है। यहां से प्रश्न चालू होता है, 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है? तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का प्रतीक है C और इसको लिखने में 6 कार्बन 12, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2 2s2 2p2 होता है। तो इस प्रकार ये 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में विस्तृत पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कार्बन में तो कार्बन की जो संयोजकता है वो होती है 2 और 2 बाह्यतम कोषों में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता होती है 4। और 4 यौगिक 4 बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होने से ये 4 बाह्यतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ भी सकता है। इसके लिए कार्बन जो है वो प्रकृति में मैक्सिमम जो है कंपाउंड्स बनाता है, सर्वाधिक यौगिक बनाता है। कार्बन सर्वाधिक यौगिक बनाता है। कार्बन में दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है, इसलिए इस गुण को श्रृंखलन का गुण के नाम से भी अपन जानते हैं। तो यहां हम बात करें, कार्बन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है। और 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाए जाते हैं नियोन तत्व के पास, यानी नियोन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 10। तो यहां पर हम जो ऑप्शन है वो अपना बी ऑप्शन राइट होगा, नियोन। अगला प्रश्न लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए संकलन अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की तो हाइड्रोकार्बन को हम 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। जो श्रृंखला एल्केन के अंतर्गत आती है उस श्रृंखला को हम बोलते हैं संतृप्त, क्योंकि इसमें और कोई गुंजाइश बचती नहीं है जिसमें अपन हाइड्रोजन या कोई यौगिक जोड़े जा सके। और दूसरा जो एल्कीन और एल्काइन है, एल्कीन और एल्काइन जो श्रेणियां हैं वो दोनों श्रेणियां असंतृप्त के अंतर्गत अपन लेते हैं। अगर हम इनका सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है। जब एल्कीन की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जबकि एल्काइन की सामान्य सूत्र की बात करें तो यहाँ -2 होता है। जैसे अगर हम सूत्र बनाना चाहें, अगर हम सूत्र बना रहे हैं ब्यूट का या ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन।
अगर इसको एल्केन के रूप में लिखना है तो C4H 4 दूनी 8 + 2 तो C4H10। यदि हम ब्यूटीन बनाएंगे तो कार्बन के दुगने हाइड्रोजन C4H8, क्योंकि यहाँ कार्बन का दुगना हाइड्रोजन है, कार्बन कितने 4, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन, ये बन गया ब्यूटीन। यदि हमें ब्यूटाइन बनाना है तो कार्बन 4, 4 के दुगने से 2 कम, तो 8 से 2 कम हो जाएंगे 6, और इसका नाम रखेंगे ब्यूटाइन। तो हम यहां बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए। असंतृप्त हम किसको बदल रहे हैं, संतृप्त में, यानी हम एल्कीन या एल्काइंस को किस में बदल रहे हैं, एल्केन में बदल रहे हैं। यहां पर जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो लिया जाता है निकल। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। अगर हम बात करें एल्काइन, एल्केन और एल्कीन की, तो हाइड्रोजन कार्बन का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। अवरोही अगर हम बात करें तो बढ़ते से घटते। तो अभी अपन ने 3 सूत्र लिए थे, 3 सामान्य सूत्र लिए थे। जो एल्केन श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र था CnH2n+2। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र था CnH2n। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र था CnH2n-2। तो दोस्तों यहां हम देखने पे हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन हमेशा हर जगह सूत्र में कार्बन से डबल आ रहा है, लेकिन एल्केन श्रेणी में हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, एल्कीन में 2 दुगने और एल्काइन में 2 कम। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या कौन सी श्रेणी में बनेगी, एल्केन में बनेगी। तो अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले लिखेंगे अपन, तो सबसे ज्यादा वाला एल्केन, एक ऑप्शन इसमें आ रहा है, दूसरा बी में आ रहा है। लेकिन हम दूसरे नंबर पे अगर बात करें, दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा एल्कीन। तो दूसरे नंबर पे एल्कीन हमें डी में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार जो श्रेणी बनेगी, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आएंगे एल्केन में, उसके बाद एल्कीन में और उसके बाद एल्काइन में। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कार्बन के प्रमुख यौगिक से संबंधित जो टेस्ट में एप्लीकेशन पे जो टेस्ट डला हुआ था उसके कुछ सॉल्यूशन देखें, जिनको अपन ने कवर करने का प्रयास किया है। तो आगे भी अगले टेस्ट अपन जल्द ही डालेंगे, तो आप उन्हें सॉल्व कीजिए और उनका सॉल्यूशन लगातार आप एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।